लड़के तेरे क्या है 6 करोड़ बहुत बड़ी कहानी नहीं जल्दी बता कौन सा पढ़ रहा हूँ ये पूछ रहा 300 रुपये कैश 300 रुपये कैश कोई भी ना आज फोटो खराब खराब रोज डे किताब देखना चलने रोज डे भी ना बना बुरा था ना मानती हूँ मेरी इसका बात तो मैं बताया मन कौन सी दुनिया में जी रहा आज या तो हमारी चूतिया बना रहा ना बता आज ही मेरे को नहीं पता आज हुआ ये कल्ला रोज दे यार बोल है ये नहीं पता इनकी गई हमारी आई कल के जैसे किसी लौंडे को रोज देते हैं आज पर पोस्ट कल दे आज ही ये तो तेरा बात बहन जो अगर सब लेकर रहूँ तो इसे भी करूँगा और वैलेंटाइन डे भी करूँगा वैलेंटाइन डे नहीं उस दिन ब्लैक डे ब्लैक डे देखता रहेगा तो जिंदगी में आती हो जा तुम्हारे का अगले दिन मंदिर में मिलेगा देख भी कौन ना ब्लैक डे लगा देगी स्टोरी कोई ना ब्लैक डे की इतनी स्टोरी लगानी स्टोरी चलाना बहुत गलत बात था
हेलो जी, नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। अगर क्लास लाइव हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें टॉपिक चल रहा था हमारा विराम चिन्ह। अगर मैं सही हूं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए या फिर यस लिखिए। तो विराम चिन्ह की बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी थी, लेकिन आज इसको हमें डिटेल से पढ़ना है कि किस तरह से यहाँ पर स्टेटमेंट वाले डेफिनेशन के क्वेश्चंस या चिन्ह को देख के पूछा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसमें से दोस्तों पहला जो चिन्ह होता है वो प्रयोग करते हैं हम अल्प विराम। अल्प विराम जो चिन्ह है उस चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम इस रूप में। ये वाला जो है हमारा क्या कहलाता है, अल्प विराम। और इसका प्रयोग कहाँ होगा, समान आधार वाले शब्दों में। समान आधार या समानाधिकरण, समान आधार या समानाधिकरण शब्दों के साथ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट जी चलो ओके। इसके बाद अल्प विराम का प्रयोग थोड़े ठहराव के लिए शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे राम श्याम मोहन, सोहन तथा गीता, बबीता, सुनीता, कविता व प्रिया परस्पर खेलते कूदते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका समान आधार या समानाधिकरण ये कैसे कहलाए, क्योंकि यहाँ पर राम, श्याम, मोहन और सोहन ये पुल्लिंग है और एक वचन है। जब पुल्लिंग है, पुरुष जाति का ज्ञान करा रहे हैं और एक वचन है, तो इसी वजह से समान आधार हुए।
यहाँ पे गीता, बबीता, सुनीता, कविता, प्रिया, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो समान आधार हो गई। ऊपर से सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, गीता, बबीता, सुनीता, कविता, प्रिया, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि इससे पहले आपको बताया गया टॉपिक। तो यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है सारे के सारे, इसलिए समान आधार है। ये सारे शब्द पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, इसलिए समान आधार है। और ये सारे के सारे एक वचन है, इसलिए समान आधार है। तो समान आधार वाले शब्दों के अंतर्गत हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम। और अल्प विराम चिन्ह को किस रूप में प्रयोग करते हैं, इस रूप में, जो कि ये यहाँ पर ये लगा है। ठीक है, तो ये क्या है जी, अल्प विराम का प्रयोग थोड़े ठहराव के लिए किया जाता है। तो जहाँ अल्प का मतलब क्या होता है, थोड़ा, तो जहाँ थोड़ा सा ठहराव हम ले, जैसे राम, श्याम, तो राम और श्याम के बीच में जो हमने गैप लिया है, ठहराव लिया है, उस ठहराव के स्थान पर ही हम अल्प विराम लगा रहे हैं। और चूंकि ये सारे शब्द हैं जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसी वजह से शब्दों के साथ में अल्प विराम का प्रयोग थोड़े ठहराव के लिए किया जाता है। ऐसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर मैं बाजार गया, वहां से, मैं बाजार गया, वहां से आलू, टमाटर, मटर, आलू, टमाटर, मटर, गोभी व धनिया, मूली, खीरा, पुदीना, मिर्च तथा लौकी लेकर आया। अब इन दोनों सेंटेंस से आपको एक बात और सीखनी है, हम लगातार अल्प विराम का प्रयोग एक सेंटेंस में 3 जगह कर सकते हैं। यहाँ पे राम के बाद, श्याम के बाद आ गया, फिर मोहन के बाद। अब आपको यहाँ पे सोहन और गीता लिखना है, तो आप तथा के स्थान पे अल्प विराम का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी 1, 2 और 3 बार इसका प्रयोग कर चुके हो। तो किसी भी सेंटेंस में लगातार 4 बार या 4 से ज्यादा बार आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते। मैक्सिमम 3 बार प्रयोग करने के बाद आपको किसी समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर लगातार आप 3 बार कर सकते हो, 1, 2, इसके बाद में फिर 3 हो गया। तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते अल्प विराम का प्रयोग, फिर आपने यहाँ व्यय का प्रयोग किया। तो व्यय और तथा का काम यहाँ आपस में शब्दों को जोड़ने का है, इसी वजह से इनको समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। तो किसी भी सेंटेंस में लगातार आप 4 बार प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हमने प्रयोग किया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भी यहाँ पे प्रयोग हमने 1, 2 और 3, क्लियर, 1, 2 और 3, ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने यहाँ व्यय का प्रयोग किया, यहाँ तथा का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये 1, 2, 3 और 1, 4, तो ये जो 4 हमने प्रयोग किया ये गलत है। तो आपको क्या करना था, तथा मिर्च और लौकी लेकर आया, तो इस तथा का प्रयोग कहाँ करोगे, इसके स्थान पे, क्योंकि आप ऑलरेडी 1, 2, 3 बार प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे 4 बार आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये अशुद्ध वाक्य हुआ। अशुद्ध वाक्य किसकी वजह से हुआ, विराम चिन्ह की वजह से। वो पूछेगा दिया गया वाक्य अशुद्ध है, लेकिन अशुद्धि का कारण बताओ, तो आप कहोगे विराम चिन्ह की वजह से वाक्य अशुद्ध है। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, आप कहोगे अल्प विराम। आप क्या कहोगे, अल्प विराम। अगर मेरी आवाज आप तक प्रॉपर जा रही है और सब कुछ आपको अल्प विराम की जो तमाम कंडीशन है समझ में आ गया है, तो जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर है जी यहाँ तक। इससे पिछली क्लास जो आपकी हुई थी फ्राइडे को, ठीक है जी, उसमें, हाँ उसमें तो खैर इंदौर सेमिनार में चले गए थे, वो क्लास नहीं हुई थी। थर्सडे को जो क्लास हुई थी उसमें आपको विराम चिन्ह की केवल और केवल बेसिक जानकारी दी गई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, आप केवल विराम चिन्ह नहीं पढ़ रहे हो, आप शुद्ध और अशुद्ध वाक्य भी कर रहे हो, और इसी के साथ संज्ञा शब्दों के साथ में इसका क्या है, इसी वजह से इससे पहले आपको संज्ञा की बेसिक जानकारी दी गई।
बहुत सारे टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड है, और जो टॉपिक एक दूसरे पर डिपेंड है उसको पहले पढ़ाना होता है, उसके बाद उसके बारे में जानकारी देके उससे जुड़े हुए बाकी दूसरे टॉपिक आपको शुरू करने होते हैं। आपको जो यहाँ बताया गया कि ये समानाधिकरण शब्दों में समान आधार कैसे हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये सारे के सारे पुल्लिंग हैं, इसलिए समान आधार है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद आगे आपका यहाँ पर दूसरा क्या है जी, आपका अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा जी? ये वाला आपका अर्धविराम है, अर्ध मतलब आधा होता है। कहाँ इसका प्रयोग कर सकते हैं? वाक्यांश या उपवाक्य के साथ अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्यांश या उपवाक्य के साथ प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अर्धविराम के स्थान पर अर्धविराम के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करके भी शुद्ध वाक्य बनाया जाता है। तो यानी कि इसके स्थान पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय का। जैसे गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। गांधी जी ने कहा सदा सत्य बोलो। उसने कहा मैं कल नहीं आऊँगा। उसने कहा मैं कल नहीं आऊँगा। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, गांधी जी ने कहा, इस अर्धविराम के स्थान पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? ही का। उसने कहा, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका? ये अर्धविराम आएगा। और इसके स्थान पे भी आप किसका प्रयोग कर सकते हो? की। तो की क्या है? एक समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर आप यहाँ से अर्धविराम हटाते हो और की समुच्चय बोधक का प्रयोग करते हो तो भी वाक्य शुद्ध है। अगर आप अल्पविराम अर्धविराम लगाते हो दोनों स्थान पर, दोनों सेंटेंस में, तो भी वाक्य शुद्ध है। इसीलिए यहाँ सेकंड कंडीशन ये लिखी गई कि अर्धविराम के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग करके भी शुद्ध वाक्य बनाया जाता है। अब वो उसकी मर्जी, वो वहाँ किसका प्रयोग करे, अर्धविराम का प्रयोग करे या समुच्चय बोधक का, दोनों ही कंडीशन में वाक्य शुद्ध होगा। साथ के साथ आपको ये ध्यान रखना है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों ये आपका उपवाक्य है, सब सेंटेंस हैं, जिसको हम वाक्यांश भी कहते हैं। तो गांधी जी ने कहा ये सदा सत्य बोले, ये बात इस पर डिपेंड है। तो ये मिश्र वाक्य के उदाहरण भी है। तो जब हम इन उपवाक्यांश को या वाक्यांश को, इन उपवाक्य को किसी समुच्चय बोधक अव्यय की के द्वारा जोड़ते हैं तो ये मिश्र वाक्य बनते हैं। तो एक पंथ तीन काल के ये मिश्र वाक्य भी हैं
इसके साथ इसमें ये वाक्यांश है जो कि बाद वाले से आश्रित है, डिपेंड है, जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हम इनमें समुच्चय बोधक अव्यय या अर्धविराम का प्रयोग करके इनको शुद्ध वाक्य के रूप में लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। ठीक है, तो ये था अर्ध का मतलब आधा। तो जितना ठहराव हम इसमें लेते हैं अल्प विराम में, इसका दोगुना ठहराव हम इसमें लेते हैं। अगर उसमें 1 सेकंड रुकेंगे तो यहाँ राम और शाम को उच्चारण करते समय अगर दोनों के बीच में आप 1 सेकंड का समय ले रहे हैं तो वाक्यांश में आपको 2 सेकंड का समय लेना पड़ेगा। जितना समय अल्प विराम में लगेगा तो उसका दुगना समय आपको अर्ध विराम में लगेगा, क्योंकि अल्प का अर्थ थोड़ा होता है और विराम का अर्थ ठहराव होता है। तो जहाँ थोड़ा ठहराव होगा वो क्या कहलाएगा, आपका अल्प विराम। ऐसे ही यहाँ पर अर्ध का अर्थ आधा होता है और विराम का अर्थ ठहराव होता है। तो जहाँ आधा ठहराव लिया जाए, अल्प विराम से दुगुना ठहराव लिया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, हम अर्ध विराम कहते हैं। तीसरा जो होता है हमारा वो है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम या इसी का दूसरा नाम क्या है, हमारा उपविराम है। इसी का दूसरा नाम क्या है, उपविराम चिन्ह है। इसी का ही दूसरा नाम उपविराम चिन्ह है। और वो क्या होता है, वो होता है ये वाला। इसका प्रयोग कहाँ होगा, अपूर्ण विराम का प्रयोग, अपूर्ण विराम का, अपूर्ण विराम का प्रयोग, अपूर्ण विराम का प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। अपूर्ण विराम का प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। अपूर्ण विराम का प्रयोग शीर्षक के साथ किया जाता है। शीर्षक मतलब टाइटल, ठीक है जी। अपूर्ण विराम में, अपूर्ण विराम में अल्प विराम से, अल्प विराम से 3 गुना समय, 3 गुना समय, 3 गुना समय लगता है। अपूर्ण विराम में अल्प विराम से 3 गुना समय लगता है। कैसे लगेगा, ठीक है। अपूर्ण विराम में अल्प विराम से 3 गुना समय लगता है। जैसे गदर 1 प्रेम कथा, कालिदास 1 कवि, कोरोना 1 राष्ट्रीय महामारी या अंतर्राष्ट्रीय महामारी। दहेज 1 सामाजिक बुराई। आतंकवाद 1 राष्ट्रीय समस्या या अंतर्राष्ट्रीय समस्या। तो प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, ये गदर, कालिदास, कोरोना, दहेज, आतंकवाद क्या है, टाइटल है, शीर्षक है। तो हिंदी में जिसको हम शीर्षक कह रहे हैं, इंग्लिश में उसको टाइटल कहते हैं। तो किसी टाइटल को कम से कम शब्दों में अगर हम उसे व्याख्या करते हैं या परिभाषित करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपूर्ण विराम और उपविराम चिन्ह का प्रयोग।
तो यहाँ पर जो प्रातः में जो लगता है वो विसर्ग है, वो एकदम तय के साथ लगेगा। प्राय में जो लगता है वो विसर्ग है। पुन में हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो भी विसर्ग है। अतः में हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो भी विसर्ग है। और दुख में जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी विसर्ग है, लेकिन वो उपविराम चिन्ह नहीं है। उपविराम में तो आपको 3 गुना रुकना पड़ता है, इसका यहाँ रुकने से कोई मतलब ही नहीं है। इसमें तो केवल ए की साउंड आएगी, विसर्ग का प्रयोग। विसर्ग एकदम वर्ण के साथ लगता है, जबकि उपविराम पूर्ण विराम जो अंतिम वर्ण होता है उससे काफी दूरी पे लगता है। ये दोनों के बीच का अंतर है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, ये गदर, कालिदास, कोरोना, दहेज, आतंकवाद, ये यहाँ इस क्या है, टाइटल है, शीर्षक जी। वेरी गुड, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पर हम अल्प विराम का प्रयोग शब्दों के साथ कर रहे थे, किसके साथ प्रयोग कर रहे थे, शब्दों के साथ हम प्रयोग कर रहे थे अल्प विराम का, वहीं अर्ध विराम का प्रयोग हम वाक्यांश के साथ कर रहे हैं, उपवाक्य के साथ कर रहे हैं। इसका प्रयोग किसके साथ कर रहे हैं, उपवाक्य के साथ। और इसका प्रयोग किसके साथ कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं शीर्षक के साथ। बस ये 3 छोटी सी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर ये तीनों समझ में आ गए हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद में है फिर आपका 4th है पूर्ण विराम चिन्ह। 4th क्या है जी, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम चिन्ह आपका ये कथन, घटना, प्रसंग, पर्सन या वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर, कथन, घटना, प्रसंग या वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह समाप्ति पर पूर्ण समाप्ति पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम चिन्ह में अल्प विराम चिन्ह से पूर्ण विराम चिन्ह में अल्प विराम चिन्ह से 4 गुना समय लगता है। 4 गुना समय लगता है। तो कैसे लगाओगे जी आप समय, जैसे ये पूर्ण विश्राम की अवस्था है, वह स्कूल जाता है। अगली बात अगले सेंटेंस में। तो ये जो चिन्ह आपने लगाया है, इस चिन्ह का प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं। छंद में या तो एक रूप में होता है या फिर 2 के रूप। दूसरा चरण समाप्त होता है, छंद में 1 लगाएंगे, चौथा चरण समाप्त होगा तो 2 लगाएंगे, वो भी पूर्ण विरामी है। और वह स्कूल जाता है, यहाँ हमने इसका प्रयोग किया, ये भी पूर्ण विरामी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे, कथन, कोई भी घटना, कोई भी प्रसंग, कोई भी बात जो हम अपनी कह रहे, जब तक वो कंप्लीट नहीं करते पूरी, तब तक हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना। जी, ब्रिजेश कुमार, कैरेविल में आपके जैसे, राकेश सर जैसे, पीयूष सर जैसा टीचर मिलना मुश्किल है। नहीं, हम तीनों ही कैरेविल में हैं, मुश्किल थोड़ा ही है। ब्रिजेश जी, आपकी भावनाओं की कदर करते हैं हम,
ठीक है, लेकिन हम तीनों ही कैरेविल में हैं। तो कैरेविल में मिलना मुश्किल है ऐसा तो नहीं है, कैरेविल में और भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, बशर्ते आपने अब तक जिन टीचरों से पढ़ा है केवल आप उनकी चीज़ों को देख के उनका एनालिसिस कर पा रहे हो, उनका इवैल्यूएशन कर पा रहे हो। कैरेविल में पहले भी बहुत सारे टीचर थे जो आज नहीं हैं, ठीक है, तो किसी कारणवश वो दूसरे प्लेटफार्म पे हैं या उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है या जॉब लग गई है। लेकिन मैं इस बात में विश्वास रखता हूँ कि कैरेविल के जितने भी टीचर हैं, जो हमारी पुरानी टीम है, जो ए टीम है कैरेविल की, 2 टीम काम करती है। एक आपके पुराने टीचर है, जब से कैरेविल की शुरुआत हुई है सब्जेक्ट वाइज आप अपने सब्जेक्ट में लाखों बच्चों को सिलेक्शन दिलवा चुके हैं और हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हर साल होता है। इसके अलावा फिर हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हुआ ऑफलाइन ऑनलाइन का, तो फिर हमने बी टीम बनानी शुरू की। हालांकि अपने सब्जेक्ट को तो मैं अकेला ही देखता हूँ, चाहे वो टीचिंग के एग्ज़ाम हो, नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम हो, बाकी सभी एग्ज़ामों को। तो बी टीम में एक एनर्जी है, हम लोगों को काफ़ी लंबा समय हो गया पढ़ाते हुए, तो बी टीम में हम यूट्यूब पे एक्टिव रखे हैं ताकि बच्चों की प्रैक्टिस भी होती रहे। यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ठीक है, अच्छे टीचरों से आप लोग पढ़ें हो किसी भी स्पेशल टारगेट बैच में या फिर किसी स्पेशल सब्जेक्ट बैच में, तो फिर यूट्यूब पे हम प्रैक्टिस आपको तमाम टीचर करा रहे हैं जो हमारी बी टीम है। तो यानी कि बच्चे की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रख के हमारी पूरी टीम काम करती है, ठीक है। तो प्राची जी को मेरा जो है बर्थडे याद है, इसलिए आप लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। तो कल मेरा जन्मदिन था, इसलिए मैं बच्चों के साथ गया हुआ था गांव में मम्मी पापा के पास और अपने सिस्टर से मिलने के लिए। तो यानी कि जो मेरी पारिवारिक जिम्मेदारी है, जो सामाजिक मेरा दायरा है, तो पिछले 2 से 3 दिन में पहले मैं इंदौर गया, इंदौर से वापस आते ही मैं गाँव में निकल आया, क्योंकि अभी मेरी भी ड्यूटी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और बच्चों की भी कल से स्कूल खुल जाएंगे, तो इसलिए हम फ्री हो गए हैं 2-3 दिन में हर जगह घूम के। तो परिवार के बीच में रह के हमने बर्थडे मनाया। और चूंकि मैं गांव से आया अभी तो थोड़ा लेट भी हुआ, आज आपकी क्लास का लेट होने का कारण यही था कि मैं सुबह का चला हुआ हूँ, जल्दी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हम चल दिए थे बच्चों के साथ, और थोड़ा मैं लेट पहुँचा दिल्ली में, लेकिन फिर भी मैंने क्लास ऑफ नहीं करवाई, ठीक है। मैं चाहता, थका हुआ था, कंटिन्यू ड्राइविंग करके आया, मैं क्लास ऑफ कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि रीज़न था कि इंदौर वाले मीटअप की वजह से आपकी फ्राइडे की एक क्लास मिस हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं दोबारा से आपकी क्लास को मिस करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो बर्डन मेरे ऊपर भी पड़ता है। तो ये था जी आपका पूर्ण विराम चिन्ह। तो ये तो 4 चिन्ह हमारे हो गए जी, अल्प विराम, अर्धविराम, पूर्ण विराम, जिसको उपविराम भी कहते हैं, पूर्ण विराम। इसके बाद एक होता है हमारा योजक चिन्ह। तो ये जो योजक चिन्ह हमारा है, इस ये स्टेटमेंट के बारे में बहुत पूछा जाता है। तो योजक चिन्ह का जो प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का ही दूसरा नाम क्या होता है? योजक चिन्ह का दूसरा नाम है संयोजन चिन्ह। इसको क्या कहते हैं हम? इसको संयोजन चिन्ह भी कहते हैं। और इस चिन्ह को हम इस रूप में प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, ये स्टेटमेंट के रूप में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ये तो क्वेश्चन बेहद आसान है, चिन्ह को देख के चिन्ह का नाम पूछ लेना, नाम दे के चिन्ह पूछ लेना कि कौन सा इसमें चिन्ह है। लेकिन ये स्टेटमेंट के बारे में जो क्वेश्चंस होता है बड़ा लॉजिकली होता है, और मैक्सिमम बच्चे इसको गलत करते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग, योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों, उपवाक्य, वाक्य को, योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों, उपवाक्य, वाक्य को जोड़ने, वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है। दूसरा पॉइंट, विलोम शब्दों में, विलोम शब्दों के साथ, जैसे सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे जी हम? विलोम शब्द का प्रयोग करेंगे। सामासिक पदों में, सामासिक पदों के साथ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। सामासिक पदों में
इसके बाद जो है संयुक्त क्रियाओं में संयुक्त क्रिया के साथ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद शब्द की आवर्ती अर्धावर्ती, शब्द की आवर्ती व अर्ध आवर्ती, शब्द की आवर्ती व अर्ध आवर्ती में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसके बाद सातवां है कंडीशन हमारा ये पुनरुक्त दोष वाले शब्दों में, पुनरुक्त दोष वाले शब्दों के साथ, पुनरुक्त दोष वाले शब्दों के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। पुनरुक्त दोष वाले शब्दों के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब कैसे कैसे इसमें प्रयोग होगा ये देखो। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों, उपवाक्य, वाक्य को जोड़ने के लिए किया जाता है। कैसे जोड़ोगे जी आप शब्द को? जैसे माता पिता हैं, अब इससे क्या बन जाएगा आपका? पितरों बन जाएगा। ये सामासिक पद बन गया। ठीक है जी। तो माता पिता दोनों में आपने किसका प्रयोग किया? हाइपन का प्रयोग किया, जिसको हिंदी में योजक चिन्ह या संयोजन चिन्ह कहते हैं। विलोम शब्द ले लिया जी आपने, यहाँ एक ले लिया लाभ, दूसरा ले लिया हानि। तो लाभ हानि में, जय पराजय में, दिन रात में, सुख दुख में आप किसका प्रयोग कर रहे हो? योजक चिन्ह का प्रयोग। सामासिक पद ले लिया आपने राम लक्ष्मण, तो राम लक्ष्मण में द्वंद्व समास है, तो इसमें क्या कर दिया आपने? योजक चिन्ह का प्रयोग कर लिया जी। ऐसे ही जो संयुक्त क्रिया है उसके साथ आप प्रयोग कर लिया। संयुक्त क्रिया क्या है? पढ़ना, लिखना, खाना, पीना। पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, ये सब संयुक्त क्रिया। जो दो क्रिया एक साथ शुरू होती है और एक साथ समाप्त होती है वो संयुक्त क्रिया क्या होती है? तो ये आपको ध्यान रखना है। शब्द की आवर्ती व अर्ध आवर्ती, शब्द की आवर्ती व अर्ध आवर्ती में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? शब्द की आवर्ती व अर्ध आवर्ती में भी हम प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। कैसे करेंगे इस शब्द की आवर्ती अर्ध आवर्ती में योजक चिन्ह का प्रयोग? शब्द की आवर्ती की हमने यहाँ धीरे धीरे, तो ये धीरे धीरे क्या है? शब्द की आवर्ती है। अर्ध आवर्ती कैसे की हमने? जैसे भारत आरत है, ठीक है, तो इसमें आधी आवर्ती हुई, ये धीरे धीरे है, ठीक है, अभी अभी है, तो ये शब्द की आवर्ती हुई है। तो यहाँ पे क्या भारत आरत है, भय के स्थान पे यहाँ ए ले लिया, तो ये अर्धावर्ती क्या लाई, क्योंकि बाकी बाद वाला सारा कॉमन है। ठीक है। जो पुनरुक्त दोष वाले शब्द युग में, जैसे चाय, वाय, डंडा, वंडा, तो ये सब क्या है? पुनरुक्त शब्द दोष। चाय, वाय, ठीक है, दाल, वाल, चाय, वाय, दाल, वाल, ठीक है, दाल, वाल, ठीक है, कपड़ा, वपड़ा, कपड़ा, वपड़ा, कंकड़, वंकड़, तो ये सब क्या थे? आपके पुनरुक्त दोष वाले शब्द। तो योजक चिन्ह का प्रयोग आप 6 अलग अलग कंडीशन में कर पा रहे हो। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ हो रहा है? जहां आप शब्द या उपवाक्य, वाक्य को आप जोड़ते हो। अब जैसे वाक्यांश है, गांधी जी ने कहा, तो कई बार हम इसमें किसका प्रयोग कर लेते हैं? उसमें अगर कुछ और जोड़ना होता है हमें, ठीक है, तो हाइपन का प्रयोग कर लेंगे। जैसे यहाँ सेंटेंस प्रयोग कर लिया हमने, गांधी जी ने कहा, अगर यहाँ स्टेटमेंट हम कुछ और रखेंगे तो इसके स्थान पे हम किसका? हाइपन का प्रयोग करके भी, ठीक है, उसने कहा, अगर हम कुछ उस तरह का स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि हम संबोधन अगर लाएंगे तो संबोधन चिन्ह लगेगा, और उससे संबंधित हम कोई बात लाएंगे संवाद के रूप में जो कही जाएगी संवाद शैली में, जहाँ 3-4 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो, तो उस कंडीशन में हम योजक चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे उपवाक्य में वाक्यांश के अंतर्गत करते हैं।
तो ये 6 कंडीशन थी जी। विलोम शब्द में एक दूसरे के अपोजिट होता है और उन कंडीशन में योजक चिन्ह का, सामासिक पद में खासकर जो अव्ययी भाव समास है, जैसे धीरे धीरे अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, राम लक्ष्मण द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो ऐसे ही कर्मधारीय द्वंद्व और अव्ययी भाव समास के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें आप योजक चिन्ह हाइफन का प्रयोग करते हो। संयुक्त क्रिया उन दो क्रियाओं को कह रहे हैं जो एक साथ शुरू होती है एक साथ समाप्त होती है। जैसे यहाँ पढ़ना लिखना, खाना पीना, खेलना कूदना, तो ये सब एक साथ शुरू एक साथ समाप्त है। शब्द की आवर्ती अर्धावर्ती और पुनरुक्त दोष में पुनरुक्त दोष का मतलब होता है जैसे वाय कुछ होता ही नहीं, तो चाय के स्थान पे वाय का क्या मीनिंग है, कुछ क्लियर ही नहीं है, तो ये पुनरुक्त दोष भी कहलाते हैं। ठीक है, तो चाय वाय दाल वाल, तो वाल क्या है, कोई नाम ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं, कोई पदार्थ ही नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयोग कर रहे हैं। इसमें एक सार्थक शब्द होता है और दूसरा निरर्थक, इसीलिए सार्थक और निरर्थक शब्द युग्म इसको कहा जाता है। तो पुनरुक्त दोष वाले शब्द क्या होते हैं, सार्थक और निरर्थक। एक शब्द सार्थक, दूसरा निरर्थक शब्द युग्म, युग्म के साथ। और इसके एग्जाम्पल यही, ये तो आप कहो पुनरुक्त दोष वाले शब्द, या आप कहो सार्थक निरर्थक शब्द युग्म के साथ। ये चाय सार्थक है, वाय निरर्थक है, दाल सार्थक है, वाल निरर्थक है, कपड़ा सार्थक है, वपड़ा निरर्थक है। ऐसे कंकड़ और वंकड़ के साथ भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये जो कंडीशन है आपकी, वो है फिर यहाँ उद्धरण चिन्ह। क्या है जी आपका, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी हम इसको बोलते हैं। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह वाले से, उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह वाले उद्धरण या अवतरण चिन्ह। तो उद्धरण अवतरण चिन्ह में हम दो का प्रयोग करते हैं। एक होता है आपका इकरा, तो एक का प्रयोग किस रूप में करेंगे हम, इकरा चिन्ह होता है, और इकरे चिन्ह का प्रयोग होता है इस रूप में। ये जो है ये आपका इकरा चिन्ह कहलाता है। तो एक तो आपका ये इकरा चिन्ह होता है, एक आपका ये दुकरा चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दुकरा चिन्ह आपका ये, तो इकरे चिन्ह का प्रयोग आप कहाँ करोगे, किस कंडीशन में करोगे, उसको समझो। इकरे चिन्ह का प्रयोग अज्ञात कथन के साथ, अज्ञात कथन के साथ इकरे चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके साथ उपनाम, उपनाम, उपाधि, उपनाम उपाधि, संगठन, संगठन, संस्था के नाम के साथ, उपनाम उपाधि संगठन संस्था के नाम के साथ इसका प्रयोग होगा, इकरा चिन्ह का प्रयोग। तीसरा पुस्तक, ग्रंथ, पुस्तक ग्रंथ, लेखक के नाम के साथ, नाम के साथ भी क्या होता है, इकरा चिन्ह का प्रयोग। कैसे करेंगे जी, ये देखो, इकरा चिन्ह का जैसे अज्ञात कथन क्या है, परिश्रम ही, परिश्रम ही सफलता की, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ये आपको ध्यान रखना है। उपनाम के साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक कविता की रचना की।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नए पत्ते में भी जाएगा और निराला इनका उपनाम है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नए पत्ते नामक ये कविता का नाम हो गया और ये इनका उपनाम हो गया। तो किसी भी कविता का नाम, पुस्तक का नाम, ग्रंथ लेखक का नाम आ जाए, संगठन संस्था का नाम आ जाए, किसी विश्वविद्यालय का नाम आ जाए, उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? इकरा चिन्ह का प्रयोग। इकरा में एक आता है, दुकरा में दो आते हैं, इसको इकरा चिन्ह कहते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका इकरा चिन्ह है। ये क्या है आपका? ये आपका दुकरा चिन्ह। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका इसके बाद प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। प्रेमचंद्र ने गोदान उपन्यास लिखा। तो ये अपने आप में गोदान क्या है जी? पुस्तक का नाम है। तो इसीलिए इसमें किसका प्रयोग करोगे आप? इकरा चिन्ह का प्रयोग। तो अज्ञात कथन का मतलब होता है कि जैसे वेदों की ओर लौटो, ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा, प्रकृति की ओर लौटो, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो इन्हें सब के बारे में पता है। राष्ट्रगान की रचना किसने की है? ठीक है, राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की है? आपको पता है। लेकिन परिश्रम में ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो ये अपने आप में किसने कहा? ये अज्ञात कथन है। और वहां लिखा भी होता है अज्ञात, यानी कि ये एक ऐसी कोटेशन है जो आपको मोटिवेट तो करती है, लेकिन ये कोटेशन सबसे पहले किस व्यक्ति के द्वारा दी गई? वो अज्ञात है। तो तमाम अज्ञात कथनों में और अपने खुद के कथनों में आप इस उद्धरण अवतरण चिन्ह का प्रयोग करोगे, जो कि इकरा चिन्ह के रूप में। इसके अंतर्गत दो चिन्ह आते हैं, एक इकरा चिन्ह आता है और एक आता है आपका दुकरा चिन्ह। और इन दोनों को ही उद्धरण या अवतरण कहते हैं। अवतरण का मतलब उतारना। जब आप अपने कथनों को किसी पर्पज से उतार रहे हो तो उनमें इन चिन्हों का प्रयोग करोगे। जब आप किसी कथन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हो तो उसमें आप इन चिन्हों का प्रयोग करोगे। इसके बाद आपका दूसरा क्या है? दुकरा चिन्ह। दूसरा चिन्ह आपका ये दुकरा चिन्ह है। और ये जो दुकरा चिन्ह है आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला दुकरा चिन्ह, इसका प्रयोग कहाँ करोगे? दुकरे चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा जी? दुकरे चिन्ह का प्रयोग प्रसिद्ध व्यक्ति महापुरुष लेखक के कथनों, स्लोगन, प्रसिद्ध पंक्ति, उक्ति, प्रसिद्ध पंक्ति उक्ति के साथ किया जाता है। दूसरा नारे, ध्येय वाक्य के साथ, नारे ध्येय वाक्य, सूक्ति, सुंदर उक्ति, सूक्ति के साथ दुकरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे
कर ती की और लोटो, ती की और लोटो, किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद वेदों की ओर लौटो, तीसरा जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा किसने दिया? ये महर्षि दयानंद ने, महर्षि दयानंद। और ये किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा, उसमें जय विज्ञान अटल बिहारी ने जोड़ दिया। तो ये ध्येय वाक्य है, कोई भी संस्कृत में होते हैं अधिकांश ध्येय वाक्य। जैसे कैरविल का ध्येय वाक्य क्या है? सिलेक्शन, मतलब कैरविल। तो हर संस्था हर संगठन का अपना कोई ना कोई लोगो होता है, कोई ना कोई ध्येय वाक्य होता है। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य निष्ठा धरतीम सत्यम है। तो ऐसी प्रत्येक सरकारी जो संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, संगठन हैं, विश्वविद्यालय हैं, तमाम ऑफिस हैं, विभाग हैं, तो ऐसे ही हर विभाग का, जैसे उत्तर प्रदेश का जो लोगो बना है उस पे गेहूं की 2 बाल और उसके बाद मछलियां हैं, ठीक है, और उसके अंतर्गत एक ध्येय वाक्य लिखा होता है। पुलिस की जो दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस, उनका भी अपना ध्येय वाक्य होता है। तो उनके ध्येय वाक्य का मतलब होता है जो उनका लक्ष्य है, जो उनका टारगेट है। तो उन ध्येय वाक्यों के लिए सभी नारी के लिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दुग्र चिन्ह का प्रयोग करोगे। कोई भी महत्वपूर्ण सूक्ति हो, सूक्ति का मतलब सुंदर उक्ति होता है, तो कोई भी महत्वपूर्ण सूक्ति हो, ध्येय वाक्य हो, नारे हो, स्लोगन हो, वो किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति का कथन हो, उन सब के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? दुकरे चिन्ह का प्रयोग करोगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। हमने पहले विराम चिन्ह की बेसिक जानकारी ली आपकी थर्सडे वाली क्लास में। फ्राइडे को इंदौर सेमिनार था, जिसकी वजह से फ्राइडे आपकी क्लास नहीं हुई। इसके बाद सैटरडे संडे आप लोगों की हमेशा छुट्टी होती है, और अब आपकी रेगुलर क्लास ये जो 11 बजे से चलती है, ये हमेशा आपकी चलती रहेगी 11 से, ठीक है, 12। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद।